बैरिस्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया, ऐसे ही अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ फेक न्यूज़ जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप बैनुल अक़वामी मीडिया को देखें तो वो ये भी दावा करते हैं, और मसूद अजहर साहब के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से जो दावा किया जा रहा है बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से, आप उसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि इन मिसाइल अटैक्स में जो मसूद अजहर की कोई फैमिली या उनके करीबी साथियों की भी हलाकत हुई है? इट्स अ पैक ऑफ लाइज। मैं उसको कंफर्म डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रीजनेबली प्रूडेंट माइंड को क्या ये बात अपील करती है कि पाकिस्तान में इतने सहाफी हैं, पाकिस्तान में इतने चैनल्स हैं, किसी एक सहाफी का, किसी एक चैनल का विद वेल प्लेस्ड सोर्सेज आपका राब्ता किसी से नहीं हो सका, और बीबीसी ने उठा के एक झूठ का पलंदा छाप दिया और उस पर रिपोर्ट कर दी। तो क्या उनका हाफिज साहब का या मुफ्ती साहब का राब्ता जो है बीबीसी से ही होना था, या बीबीसी से ही हुआ है? सो दे आर अनएबल टू सब्सटैंशिएट देयर सोर्सेज के सोर्सेज के साथ किस तरह बैकअप। ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं है। इनको देखना होगा कि पाकिस्तान में देखिए कितने जर्नलिस्ट हैं, उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, उनको कोई लीड नहीं मिली, उनको कोई सोर्स नहीं मिली, उनको कोई जो है खबर इस हवाले से जो है वो नहीं वो खबर की खोज लगा सके। तो बीबीसी रियली बीइंग बीबीसी वाज एबल टू गेट दिस आउट ऑफ नोवेयर, और वो क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उन्होंने वेरीफाई की है अपनी सोर्सेज, नहीं की है, सुनी सुनाई बात है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ ये फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का बाजार बहुत गर्म है। अभी रिसेंटली आपको एग्जांपल दे दूं कि इस्लामाबाद में कहा गया कि शायद इस्लामाबाद में भी कोई ड्रोन हुआ है, और फैसल मस्जिद के साथ जो है एक बनी बनाई तस्वीर आग की वो दिखा दी। तो जाहिर बात है वहां पे जब लोकल इंतजामिया पहुंची तो उन्होंने कहा ये तो जाहिर बात है एक फेक न्यूज है। सो फेक न्यूज का हमें वील हैव टू एब्सटेन फ्रॉम एक्चुअली शेयरिंग, फॉरवर्डिंग। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, जो फैसल मस्जिद के करीब जो कहा जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 1 साल पुरानी वीडियो है, वो आज की वीडियो नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो फेक न्यूज है, लेकिन मैं एक सवाल जरूर आपसे करूंगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर जहां पर हमने देखा है कि अपोजिशन आपके साथ है, करारदादों के मामले पर इस वक्त जितनी टेंशन चल रही है उसमें वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन साथ होने के साथ साथ वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। क्या हुकूमत पीटीआई के इस मुतालबे पर गौर कर सकती है? कोई आगे बात हो सकती है? गुरबानी साहब, आई पोज दिस क्वेश्चन बैक टू यू कि क्या वक्त का तकाजा ये है कि आपका मुल्क हालत जंग में हो? क्या वक्त का तकाजा ये है कि आपकी अफवाज पाकिस्तान आपकी सरहदों की हिफाजत कर रही हूँ, ना सिर्फ जमीनी सरहदों की, आसमानी सरहदों की और बहरिया की सरहदों की भी? तो उसमें वक्त का तकाजा ये डिमांड करता है कि आप इमरान खान की बात करें, आप रिहाई उसकी बात करें जो खुद वो अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहा है अडयाला जेल में। क्या वक्त वाकई ये तकाजा? मैं इसको पॉलिटिक्स देखिए, मुझे सियासत नहीं करनी इस इशू के ऊपर। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी के तौर पे, एज अ पाकिस्तानी इन फ्रंट ऑफ यू एंड बीइंग समबडी हु इज रिस्पांसिबल, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, वक्त का तकाजा ये है कि आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें, आप अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला के बाद, जिनकी बदौलत आप रात को अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सो रहे हैं। वक्त का तकाजा ये नहीं है कि आप सियासतें शुरू करें इस नाजुक मौके पे। वक्त का तकाजा ये नहीं है कि आप जो है इस इशू पे पॉइंट स्कोरिंग करें और आप डिमांड करें कि शायद इसी हवाले से या इस सिचुएशन की वजह से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। माजरत के साथ, दिस इज नाउ नाइदर द टाइम नॉर द प्लेस to do politics on this specific and very important national security issue. सर, दो मुख्तसर मेरे सवालात होंगे बैरिस्टर साहब। एक तो जो कल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो फैसला सामने आया, उसके बाद अब आप समझते हैं कि जो हुकूमत का पहले एक मौक़िफ़ रहा है इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, अब वो रास्ता जो है आप समझते हैं कि खुल गया, अब आसानी से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा सकता है और हुकूमत इरादा रखती है? देखिए, मैं इसके आपके एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, तो आई टेक देम वन बाय वन। पहली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला है अभी वो शॉर्ट ऑर्डर है, उसका डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में जो चीज देखी गई है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, उसमें कम से कम आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस, उनके तमाम तर तकाजों को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको मलूज़े खातिर रखा गया है और उन्होंने कहा किसी किस्म की वायलेशन नहीं हो रही। और इस
इन अपीलों को एक्सेप्ट करने के बाद जो असल हैयत थी, जो असल हालत थी आर्मी एक्ट 1952 की, तो उसको बहाल कर दिया गया है, which obviously means कि civilians can be tried in military courts. However, having said that, उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड है, शायद आपकी नजर से भी वो शॉर्ट ऑर्डर या जजमेंट गुजरी हो, उसमें वाज़ेह तौर पे एक जो है और भी ऑप्शन दिया गया है. उन्होंने कहा है कि अगर आप ये पार्लियामेंट को भेजते हैं तो जाहिर बात है इसमें एक और जो अपील का ऑप्शन है हाई कोर्ट लेवल पे, वो भी दिया जा सकता है. उसको पार्लियामेंट सीरियसली कंसिडर करेगी एंड अकॉर्डिंगली वो लेजिस्लेट भी कर सकते हैं. तो उस हवाले से देखा गया. अब उसका एम्बिट कितना एक्सेसिव होना चाहिए, कितना जो है वो ओपन होना चाहिए या कितना एक्सपेंसिव होना चाहिए, ये चीजें तमाम तर देखने वाली हैं. जब वो मामला आएगा पार्लियामेंट के पास तो देखा जाएगा. लेकिन फिल वक्त एज इट स्टैंड्स नाउ, जो आर्टिकल 2(1)(d) जो था, जिसको अल्ट्रा वायरस किया था, वो अपनी असल हालत में वापस बहाल हो चुका है. और इसमें ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़ों को मलूज़े खातर रखा गया और कोई वायलेशन नहीं हो रही किसी फंडामेंटल राइट की. नहीं हो रही. बैरिस्टर साहब, ये हम उसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे जो पहले भी हमने आपके सामने सवालात रखे थे. सिंध तास मुआहदा हो, भारत की जानिब से जो कुछ हो रहा है, उस वक्त भी ये कहा गया था कि हुकूमत 3 ऑप्शन पर गौर कर रही है. अब तो जो उस दिन मिसाइल अटैक्स हुए, जो आज हो रहा है, उसके बाद अब आप क्या समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं? देखिए, ऑप्शंस तो सारे ऑन टेबल हैं. मैं इतनी आपको अर्ज जरूर कर दूं कि उनमें से एक ऑप्शन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी था. बिल्कुल ये मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया. आपने वो इजलास भी देखा, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई, उसका फिर जो एलामिया जारी हुआ वो आपके सामने है. सेकेंडली, जो लेटर्स इंडिया की तरफ से आए हैं वो भी देखे जा रहे हैं उस हवाले से कि जो इंडिया के साथ एक इंडस वाटर जो परमानेंट कमीशन ऑन इंडस वाटर है, इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे, उसके ऊपर जो है जो एक कॉन्वर्सेशन है या इंटरेक्शन है या एंगेजमेंट है, तो वो जरूर उस लेवल पे भी होनी चाहिए. और उसके साथ साथ दीगर जो ऑप्शंस हैं उनको भी जो है वो द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली मलिंग ओवर इट. एंड हमारी बिल्कुल हमने वेरियस उस पर देखी हैं, चीजें कंसिडर की हैं. लेकिन फिल वक्त इन लाइट ऑफ दिस नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन वो अप्रोप्रिएटली जो है उसको हैंडल किया जा रहा है. बैरिस्टर साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि हमने पार्लियामेंट के अंदर कुछ चेमगोइयाँ जो हैं वो हो रही थी और कुछ कहा जा रहा था कि शायद काबीना में तोसी हो या बिलावल साहब को कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए. क्या मौजूदा सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी को दोबारा कैबिनेट का हिस्सा बनने की दावत दी गई है या बिलावल साहब को कोई जिम्मेदारी देने के हवाले से कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं इस हवाले से मेरी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन clearly Bilawal Saab being Pakistani and obviously leader of his party and being the former foreign minister of Pakistan, I think वो इन हालात में पाकिस्तान का केस अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया है. और बिल्कुल जो मैंने देखा है, he's really defended Pakistan, so I appreciate that. और वो हमारे साथ हुकूमत के इत्तेहादी हैं, so I think कि जिम्मेदारी उनकी भी उतनी है जितनी मेरी है या जितनी दीगर हुकूमती बेंचेस पे बैठने वाले या ट्रेजरी बेंचेस वाले बैठने वाले अरकान पार्लियामेंट के, whether they have a portfolio or not. So I think ये चीज मैटर नहीं करनी चाहिए. As a Pakistani, we must defend our country, our nation at all forums possible and whenever and wherever we can.